Hello students, welcome to the second lecture of chapter 2 review of data collection. Today we are going to see this topics. उसमें पहला टॉपिक है क्वेश्चनर ड्राफ्टिंग. Information obtained is recorded on a special design form called questionnaire. So basically questionnaire किस तरीके से बनाया जाता है उसकी बात करें तो जो इन्फॉर्मेशन हमें पूछनी है उसको एक अच्छी तरीके से लिस्ट बनाकर रखा जाता है एक पेज पे. सो दैट पेज और दैट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस इज कॉल्ड क्वेश्चनर. सो इट इज स्पेशल डिजाइन फॉर्म्स. सो क्वेश्चनर इज बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इट इज लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस. It is important that the questions be designed are drafted very carefully and in tactful manner. यानी कि जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी केयरफुली बनाए हुए होने चाहिए. ऐसा ना हो कि आप पूछना कुछ चाहते हैं और आपको आंसर कुछ और मिल रहा है. एंड इन टेक्टफुल मैनर यानी कि अच्छे से सोच समझ कर क्वेश्चंस बनाए हुए होने चाहिए. जनरल पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड फॉर गुड क्वेश्चनर. जब आप क्वेश्चनर बना रहे हो तो कौन से पॉइंट्स दिमाग में रखने चाहिए उसकी बात कर रहे हैं अपने. नंबर ऑफ क्वेश्चंस शुड बी इन द रेंज ऑफ 15 to 20 क्वेश्चंस. मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मिनिमम 15 क्वेश्चंस होने ही चाहिए या मैक्सिमम 20 क्वेश्चन ही हो सकते हैं. बट इट इज़ रिकमेंडेड कि अगर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस रेंज में है तो आंसर देने वाले को के लिए भी ये इजी रहता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है और इतने भी कम क्वेश्चंस नहीं है कि जिससे आपको जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो इन्फॉर्मेशन ना मिल पाए. So it is recommended that you keep your number of questions between 15 to 20 questions. Only questions directly related to problem should be included. तो डायरेक्टली प्रॉब्लम के रिलेटेड क्वेश्चंस है वही क्वेश्चंस ऐड करने चाहिए जिन क्वेश्चन का हमारे प्रॉब्लम्स या जिस पर्पज से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसके साथ अगर लेना देना नहीं है तो ऐसे क्वेश्चंस अवॉइड करने चाहिए. क्वेश्चंस शुड बी शॉर्ट, सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. तो इट इज़ बट ऑब्वियस सी चीज़ है कि अगर सामने वाला क्वेश्चन को समझ नहीं पाएगा तो आपको जिस तरीके से आंसर चाहिए उस तरीके से आंसर्स मिल नहीं पाएंगे. तो ये दोनों के बेनिफिट के लिए है, आंसर देने वाले के और क्वेश्चन लेने वाले के, कि जो क्वेश्चंस है वो शॉर्ट होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए और सामने वाले को समझ में भी आने चाहिए. As far as possible, the questions should be of the nature which can be answered in brief with yes or no. अगर हो सकता है तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछो जिसके आंसर yes और no में हो, जिससे कि आपको ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं. क्वेश्चंस ऑफ पर्सनल नेचर शुड बी अवॉइडेड. हो सके उतने पर्सनल नेचर के क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए कि सामने वाला ऑफेंड हो जाए और फिर वो आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर ही ना दे या फिर वो कुछ गलत इन्फॉर्मेशन लिखे एंड यू टेक द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. उससे अच्छा है कि पर्सनल नेचर के क्वेश्चंस पूछो ही मत. क्वेश्चंस शुड बी सच दैट इट कैन बी आंसर्ड अनबायस्ड. ऐसे क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए जहाँ पे सामने वाला बायस हो जाए कि नहीं मेरी जाति वाले या मेरी कम्युनिटी वाले या मेरी कंट्री वाले या मेरी स्टेट वाले लोग ज़्यादा अच्छे हैं. ये सब लोग मानते हैं. Everybody feels that my community or my state or my city people are better than others. So when you ask question related to the opinion of other cities, so definitely थोड़ा बहुत biased answer मिलेगा. ऐसे ही बहुत सारे point ऐसे हैं जहाँ पे लोग थोड़े biased रहते हैं. So you should avoid those kind of questions which are biased. Mathematical calculations must be avoided because हर कोई शकुंतला देवी नहीं होता. हर कोई मैथमेटिकल इतना जीनियस नहीं होता कि सारे क्वेश्चंस दे पाए. और कुछ लोग मतलब भले ही आपने बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा हो, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन वाला ही कोई क्वेश्चन पूछा हो, लेकिन सो मैनी पीपल आर देयर हु हेट मैथमेटिक्स. तो अगर मैथमेटिक्स पसंद नहीं है और मैथमेटिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन है तो सामने वाला बोर हो जाएगा या फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और ही मे स्टॉप आंसरिंग और ही मे आंसर रॉन्ग इंफॉर्मेशन. क्वेश्चंस शुड बी इन लॉजिकल ऑर्डर. मतलब एक उसका ऑर्डर सेट होना चाहिए और लॉजिकल ऑर्डर में ही क्वेश्चंस पूछने चाहिए. सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा. अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे प्राइमरी डेटा खत्म होता है. नाउ वी आर लुकिंग एट सेकेंडरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज कहाँ हैं. हालांकि ये जो टॉपिक है वो टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है और इस टॉपिक के ऊपर से चांसेस आर वेरी 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 लेस कि आपको 3 to 5 मार्क का कोई क्वेश्चन पूछे. जनरली
ये टॉपिक के ऊपर हार्डली एक आध MCQ कवर कर लेते हैं, उससे ज़्यादा इसमें कुछ कवरेज नहीं होता है। सो आई एम नॉट गोइंग मच इन डिटेल, और डिटेल में भी मतलब सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज कौन से है तो लिस्ट दिया है, और लिस्ट में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन या अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसीज के नाम ही दिए हैं, उसके अलावा कुछ डिस्कस नहीं किया है। सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दोज नेम्स ऑल्सो, you can read these names from pamphlet and it is very easily available for you. So I'm just list down the main points of these sources. So basically there are two types of sources for secondary data. One is published source and second is unpublished source. Published source यानी कि जो publicly available है, everybody can access that information, that is published data. And unpublished data यानी कि ऐसा डेटा जो प्राइवेट है, जो किसी किसी को ही अवेलेबल है, या फिर जो बंदा उसको पब्लिश कर रहा है, ही डोंट विश कि हर लोग इस इंफॉर्मेशन को पढ़े, सो दैट इज अनपब्लिश्ड सोर्स ऑफ डेटा। और दोनों के हम लोग डिफरेंट हेड्स देखने वाले हैं। फर्स्ट वी आर लुकिंग एट पब्लिश्ड सोर्सेज। उसमें पहला है ऑफिशियल पब्लिकेशंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की काफ़ी सारी एजेंसीज है जो डेटा बाहर निकालती है, जैसे कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, स्टैटिस्टिक सर्वे NSSO है, या फिर जो अपना पॉपुलेशन सेंसस है, तो वो लोग भी डेटा निकालते हैं। तो दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिकेशंस विच आर सेंट्रल गवर्नमेंट। पब्लिकेशंस ऑफ सेमी गवर्नमेंट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, काफ़ी सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं विच आर नॉट लेड बाय गवर्नमेंट और मे बी फंडेड बाय गवर्नमेंट, बट ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड हो ही, बट दे ऑल्सो डू सम रिसर्च और वो अपने डेटा भी पब्लिश करते हैं। पब्लिकेशंस ऑफ कमर्शियल एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस कमिटीज कमीशंस अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, तो उन लोगों के भी रिपोर्ट्स होते हैं, वो पब्लिश किए जाते हैं। न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स, जो न्यूज़पेपर मिलता है दैट इज़ पब्लिक इंफॉर्मेशन कि इस जगह पे कल ये वारदात हुई या इतनी इतनी चीज़ों में डेवलपमेंट हुआ है, तो दोज थिंग्स। एंड पीरियडिकल्स मतलब कि मैगजीन्स जो पीरियडिकली लॉन्च होता है, पीरियडिकली पब्लिश किया जाता है, दैट काइंड ऑफ मैगजीन्स, तो दिस आर पब्लिश सोर्सेज। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, तो मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी सारे पब्लिकेशंस है जो अपने न्यूज़पेपर या पीरियडिकल्स पब्लिश करते हैं, तो वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अब देखते हैं अनपब्लिश्ड सोर्स। उसमें एक ही है रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय प्राइवेट फर्म्स, जो प्राइवेट फर्म रिकॉर्ड मेंटेन करती है। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यूएल क्लास है, तो यूएल क्लास के जो ईयरली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, उनके बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इट इज़ नॉट पब्लिश्ड, nobody can access that except the owners of the UL, ठीक है। बट अगर आप रिलायंस देखो तो रिलायंस के फाइनल अकाउंट्स अवेलेबल है, वो कोई भी बंदा जो ये रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहा है उन सबके पास ये फाइनल अकाउंट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। रिलायंस वाला केस है इज पब्लिश्ड सोर्स, जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है एंड एनीबडी कैन एक्सेस दैट इन्फॉर्मेशन, जबकि यूएल क्लास वाला जो एग्जाम्पल है दैट इज अनपब्लिश्ड सोर्स, ये पब्लिकली अवेलेबल चीज़ें नहीं होती है। सो प्राइवेट फर्म्स जो डेटा मेंटेन करती है दैट इज अनपब्लिश्ड सोर्सेज। नाउ वी आर लुकिंग एट एडिटिंग सेकेंडरी डेटा। जब आपको सेकेंडरी, बेसिकली द फंडा ऑफ सेकेंडरी डेटा इज कि भाई किसी और ने उसके पर्पस के लिए डेटा इकट्ठा किया था और उसके पास से आपने डेटा लिया कि भैया ये डेटा मुझे भी यूज़ हो जाएगा तो मुझे दे दे, बट ज़रूरी नहीं है कि डिट्टो वैसा ही डेटा आपको यूज़ हो, तो थोड़ा बहुत एडिटिंग आपको डेटा में करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो देखते हैं। सेकेंडरी डेटा मस्ट बी यूज्ड विद कॉशन, काफ़ी ध्यान रख के सेकेंडरी डेटा यूज़ करना चाहिए, बिकॉज किसने कलेक्ट किया है, किस पर्पज से कलेक्ट किया है, कितना एक्यूरेसी से कलेक्ट किया है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। सो रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा, जिसमें द एजेंसी कलेक्टिंग द डेटा शुड बी अनबायस्ड, जिसने डेटा कलेक्ट किया है जिस एजेंसी ने, वो एजेंसी अनबायस्ड होनी चाहिए। अगर वो एजेंसी बायस्ड है तो डेटा भी बायस्ड होगा एंड यू विल नॉट गेट द करेक्ट रिजल्ट्स। द डेटा शुड बी ऑफ नॉर्मल टाइम्स वेयर देयर आर नो एबनॉर्मलिटीज इन द ईयर। नॉर्मल ईयर है या नॉर्मल टाइम पीरियड है उस टाइम का डेटा होना चाहिए। एबनॉर्मलिटी वाले ईयर का डेटा काम नहीं लगता, यू वॉन्ट बी एबल टू जज प्रॉपरली। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल कि मान लो कि आज से 3 साल बाद यू आर मैनेजर ऑफ लोन डिपार्टमेंट इन अ पर्टिकुलर XYZ बैंक और आपके पास एक कंपनी प्रोफाइल लेकर आती है कि हमें लोन चाहिए। आप उस कंपनी की प्रोफाइल देख रहे हो और आप देख रहे हो कि 2020 में तो उसका बिजनेस बहुत कम था, बहुत गंदा उसका सेल्स रिपोर्ट हुआ था एंड
द कंपनी मेड सो मच ऑफ लॉस, और उसके बेस पे आप उसका लोन रिजेक्ट कर लेते हो, तो इज इट करेक्ट और रॉन्ग? इट इज़ रॉन्ग थिंग, बिकॉज 2020 जो जिस साल की हम लोग बात कर रहे हैं 2020 की, ये कोरोना वाला साल था, इसमें हर धंधे की वाट लगी थी, हर धंधा लॉस में चल रहा था। तो फिर आप सिर्फ वो एक ईयर देखकर डिसीजन नहीं ले सकते, बिकॉज दैट ईयर 2020 वॉज एबनॉर्मल ईयर, इट वॉज नॉट अ नॉर्मल ईयर, और इसीलिए एबनॉर्मल ईयर के बेस पे हम लोग जज नहीं कर सकते। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। आप किसी शॉप पे जाते हो और वहाँ का सिर्फ सर्वे करना चाहते हो कि वहाँ पे कितना सेल्स हो रहा है या कितना भीड़ भाड़ रहता है वहाँ पे, और जिस टाइम पे आप जा रहे हो उस टाइम पे बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है, और फिर आप शॉप पे जाते हो, देखते हो कि अरे यहाँ पे तो हार्डली 1-2 कस्टमर्स है, अरे ये शॉप नहीं चल रही है, कोई यहाँ पे आता नहीं है, ये कंक्लूजन लेकर आप निकल जाते हो, तो दैट इज़ रॉन्ग, बिकॉज बारिश के वजह से लोग वहाँ पे नहीं आ रहे। क्या पता शायद अगर नॉर्मल दिन होता, बारिश नहीं हुई होती, तो उस शॉप में शायद पैर रखने की भी जगह ना होती आपके पास। सो यू हैव टू टेक नॉर्मल ईयर और नॉर्मल टाइम पीरियड जिसमें डेटा कलेक्ट किया हो। अगर डेटा एबनॉर्मल टाइम पीरियड में कलेक्ट किया है तो यू मे रीच टू फॉल्टी कंक्लूजन्स। द सैंपल शुड बी एडिक्वेट। अगर सैंपल लेकर डेटा कैलकुलेट किया गया है पॉपुलेशन में से, तो सैंपल एडिक्वेटली लेना चाहिए, हर जगह से जितने भी वैरायटी ऑफ सैंपल्स पॉसिबल है वो सारे सैंपल्स लेकर कैलकुलेशन किया हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह के 3-4 डेटा लेकर या फिर बहुत छोटा सैंपल लिया है तो भी डेटा एक्यूरेट नहीं मिलेगा। तो सैंपल जो है वो एडिक्वेट होना चाहिए। सैंपल शुड बी प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। जो सैंपल लिया है वो पूरे पॉपुलेशन का अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं इंडिया का कोई डेटा एनालाइज करना चाहता हूँ और सैंपल मैं सिर्फ पंजाब में से ले रहा हूँ, तो बाकी सारे स्टेट का अगर मैंने सैंपल ही नहीं लिया तो मुझे सिर्फ पंजाब की सिचुएशन पता चलेगी, पूरे कंट्री की सिचुएशन नहीं पता चलेगी। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। सपोज समवन फ्रॉम फॉरेन इज कमिंग टू इंडिया एंड वांट टू नो कि इंडिया में लिटरेसी लेवल क्या है, और वो सिर्फ केरल में जाकर वहाँ का लोगों का लिटरेसी डेटा लेता है और फिर बोलता है कि अरे यहाँ पे तो 94-95% लोग लिटरेट है, सो इंडिया हैज़ अ वेरी हाई लिटरेसी रेशियो, बट दैट इज़ रॉन्ग। आप दूसरी स्टेट में गए नहीं, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अगर वहाँ से आपने डेटा नहीं लिया है, सिर्फ केरला का डेटा लिया है, देन यू आर रीचिंग टू फॉल्टी कंक्लूजन। और इसीलिए जो सैंपल है वो सैंपल ऐसा होना चाहिए जो पॉपुलेशन को, पूरे पॉपुलेशन को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करता हो। The data has to be collected by trained, experienced and unbiased investigator। ऑब्वियस सी चीज़ है कि जो बंदा डेटा कलेक्ट कर रहा है उसको ट्रेनिंग मिली हुई होनी चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस होगा और वो अनबायस्ड होगा, तो हमें ज़्यादा अच्छा डेटा मिलेगा। द डिज़ायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी वॉज अचीव्ड बाय द कंप्लायर। तो जिसने डेटा कलेक्ट किया था उसने एक्यूरेसी के बारे में वो कितना सीरियस था, अच्छी एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट डेटा लिया था या अप्रोक्स डेटा लेकर उसने काम चला लिया था, वो भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं सुटेबिलिटी ऑफ डेटा। वी आर स्टिल ऑन दिस एडिटिंग ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो किस तरीके का सेकेंडरी डेटा होना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, उसी की बात हो रही है। सुटेबिलिटी ऑफ डेटा, चलो डेटा लिया है वो काफ़ी अच्छा डेटा है, काफ़ी ध्यान रख के लिया हुआ डेटा है, लेकिन अगर वो डेटा हमारे लिए सुटेबल नहीं है तो क्या। सो इवन इफ द डेटा रिलायबल इट शुड बी सूटेबल फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, तो हमारे लिए जो हम जिस पर्पज से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उस पर्पज के लिए डेटा सुटेबल होना चाहिए। टू ऑब्जर्व एंड कंपेयर द ऑब्जेक्टिव, नेचर एंड स्कोप ऑफ द गिवन इंक्वायरी। तो हमें जिस चीज़ का इंक्वायरी करना है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस टाइप की इंक्वायरी है, उसका नेचर, उसका स्कोप क्या है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के हमें डेटा को इवैल्यूएट करना चाहिए। टू कन्फर्म दैट द वेरियस टर्म्स एंड यूनिट्स वर क्लियरली डिफाइंड। तो अलग अलग जो डेटा कलेक्ट किया गया है उसमें जो टर्म्स यूज़ किए, टर्म्स मतलब जो वर्ड्स यूज़ किए हैं उसके वही मीनिंग हो रहे हैं जो मीनिंग हम समझ रहे हैं, या फिर उसमें जो यूनिट्स यूज़ किए गए हैं वो भी सेम है। मैं किलोग्राम में डेटा समझ के डेटा ले रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली जिसने कलेक्ट किया उसने पाउंड्स में डेटा कलेक्ट किया है, तो देयर विल बी डिफरेंस इन ओपिनियन और डिफरेंस इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा, और उसकी वजह से आई मे रीच टू रॉन्ग कंक्लूजन। To take into account the difference in the timing of collection and homogeneity of condition।
और ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जिसके पास से मैं डेटा ले रहा हूँ उसने 3 4 5 साल पहले अगर डेटा कलेक्ट किया था तो आज की डेट में वो रिलेवेंट नहीं है। तो कौन से टाइम पे डेटा लिया था, कितना लेटेस्ट डेटा है, वो टाइमिंग उसका देखना ज़रूरी है। होमोजिनिटी ऑफ द कंडीशन, मतलब जिस कंडीशन को मैं डिज़ायर कर रहा हूँ वही कंडीशन में उसने डेटा लिया था या उसके कंडीशन अलग थी, वो भी देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं ये एनालाइज कर रहा हूँ कि जो लास्ट ईयर की बैच थी उन लोगों का परफॉर्मेंस कैसा था FI बीकॉम स्टैटिस्टिक्स में, और इस साल की FI बीकॉम स्टैटिस्टिक्स की जो बैच है उनका परफॉर्मेंस कैसा है, तो दिस कंपैरिजन इज रॉन्ग। बिकॉज लास्ट ईयर की बैच थी जहाँ पे फेस टू फेस मैंने उन लोगों को पढ़ाया था, बच्चे क्लास में आते थे, जबकि यहाँ पे स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बोथ आर स्ट्रगलिंग a lot because of this corona situation. You are also having a less limited data pack and phone में आधी चीज़ें दिखती है नहीं दिखती है, कई बार कम्युनिकेशन गैप होता है, कई बार सर बोलते हैं लेकिन सुनाई नहीं देता है। एंड फॉर अस ऑल्सो वी हैव टू मेक दिस PPT जो अभी तक हमने कभी लास्ट ईयर तक बनाई नहीं थी, तो चीज़ें बहुत अलग है। एंड दैट्स वाई आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि लास्ट ईयर के बच्चों ने जिस तरीके से परफॉर्म किया था उसी तरीके से इस साल के बच्चे परफॉर्म करें। द परफॉर्मेंस मे बी डिफरेंट कंपेयर टू लास्ट ईयर, सो conditions are not homogeneous, so I cannot use previous year's data to reach to a conclusion for today's data. So conditions should be homogeneous. Adequacy of data, डेटा किस तरीके से एडिक्वेट होना चाहिए, तो इफ ओरिजिनल इंक्वायरी वॉज टू नैरो, मतलब कि है 100 करोड़ लोग लेकिन सिर्फ 100 लोगों का डेटा लिया है, तो द इंक्वायरी इज ऑफ टू स्मॉल और टू वाइड, देन यूज ऑफ सेकेंडरी डेटा इज इनएडिक्वेट। या फिर बहुत सारा डेटा लिया है तो फिर सेकेंडरी डेटा यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये जितनी भी स्लाइड्स है वो सारी स्लाइड्स की नोट्स आपको लिखनी है नोटबुक में, दैट इज योर होमवर्क। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय स्टूडेंट्स।